नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके सामने रूबरू हुए हैं। कल हिमाचल प्रदेश के तमाम सभी पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि प्रधान उप प्रधानों की शपथ समारोह जो है वो जिला स्तर पर कल शुरू हो जाएगी। फिलहाल अगर शुरुआत करें तो कल कांगड़ा को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रदेश के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से सबसे अहम जिला कांगड़ा में नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों और उप प्रधानों के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख में बड़ा बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यक्रमों में हुए फेरबदल के चलते अब शपथ समारोह 15 की बजाय 18 जून को होने की संभावना है और प्रदेश के अन्य सभी जिलों में नवनिर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों का शपथ ग्रहण पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 जून को ही संपन्न होगा, जबकि कांगड़ा के लिए एक अलग और बड़ा आयोजन 18 जून को किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार कांगड़ा जिले का ये महाशपथ ग्रहण समारोह प्रसिद्ध दाड़ी ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। पहले मुख्यमंत्री का कांगड़ा दौरा 15 जून को प्रस्तावित था, लेकिन उनके शेड्यूल में बदलाव के कारण अब ये 18 जून को इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और इसके अलावा अपने इस कांगड़ा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री जिले के कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। फिलहाल कांगड़ा को छोड़कर बाकी जिलों में कल शपथ ग्रहण समारोह तय हो गया है। शपथ ग्रहण के बाद पंचायतों में गांव की संसद कामकाज संभालेगी। आपको बता दें तो 31 जनवरी को पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा होने के बाद पंचायतों में कामकाज की जिम्मेवारी सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप दी थी। अब कल से नए चुने प्रतिनिधि जिम्मेवारी संभालेंगे। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 1997 के तहत शपथ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों को अधिकृत किया गया है। अधिसूचना के अनुसार कांगड़ा जिले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधान, उप प्रधान और सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। हालांकि इस कार्यक्रम में बदलाव हुआ है और यहां 18 जून को शपथ दिलाई जाएगी। और इसके अलावा चंबा में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, ऊना में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सोलन में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, कुल्लू में कृषि मंत्री चंद्र कुमार, सिरमौर में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, किन्नौर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मंडी में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, बिलासपुर में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी और हमीरपुर में आयुष एवं युवा सेवाएं मंत्री यादविंदर गोमा शपथ दिलाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि समारोह का स्थान और समय उपायुक्त स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित करेंगे। समारोह में प्रोटोकॉल के अनुसार सांसदों, विधायकों और अन्य व्यक्तियों को आमंत्रित भी किया जाएगा। तो ये प्रधान, उप प्रधानों के शपथ को लेकर शेड्यूल था और कल तमाम सभी पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि कल आधिकारिक तौर पर वो शपथ भी लेंगे और पंचायतों में जो विकास कार्य लंबे समय से ठप पड़े थे उन सभी में भी विकास की रफ्तार जो है वो तेज होगी। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं। ओपीएस को लेकर एक बार फिर कर्मचारियों का आक्रोश सामने आया है। एनपीएस कर्मचारी संघ ने केंद्र सरकार को दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि ओपीएस से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि कर्मचारियों के अधिकारों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया तो प्रदेश भर में फिर से बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लेकर नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए स्पष्ट किया है कि प्रदेश में ओपीएस को समाप्त कर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का कोई भी प्रयास कर्मचारियों के अधिकारों का हनन होगा। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों के हितों से खिलवाड़ किया गया तो कर्मचारी समुदाय पुनः संघर्ष और आंदोलन के लिए तैयार रहेगा। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के हालिया बयान में प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनके यूपीएस की ओर जाने संबंधी संकेतों से प्रदेश के कर्मचारियों में रोष है और भविष्य में इसका राजनीतिक खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने लंबे संघर्ष, आंदोलन और लोकतांत्रिक तरीके से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करवाया है। वर्ष 2022 के बाद से हजारों कर्मचारियों को एनपीएस का लाभ मिल रहा है। ऐसे में यूपीएस लागू करने का कोई भी प्रयास कर्मचारियों के अधिकारों का सीधा उल्लंघन होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि भविष्य में यूपीएस लागू करने का प्रयास किया जाता है तो वर्तमान में ओपीएस का लाभ प्राप्त कर रहे लगभग 1,36,000 कर्मचारियों का क्या होगा। चलिए अब अपने दर्शकों को यूपीएस सिस्टम को समझाते हैं, जिसका विरोध लगातार
हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी आखिर क्यों कर रहे हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर उनके अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% गारंटीकृत पेंशन के रूप में दिया जाता है और ये सुविधा उन कर्मचारियों को मिलती है जिन्होंने कम से कम 25 साल की नौकरी पूरी की हो। यूपीएस के मुख्य नियम और पेंशन पाने की प्रक्रिया इस प्रकार है। पेंशन की गणना 25 वर्ष या उससे अधिक की नौकरी पूरी करने पर होती है। अंतिम 12 महीनों के औसत मूल्य वेतन का 50% हिस्सा मासिक पेंशन के रूप में कर्मचारियों को मिलता है और यदि किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल काम किया है तो उसे रिटायरमेंट के बाद प्रति माह 10,000 की न्यूनतम पेंशन दी जाती है। अब आप अनुपातिक पेंशन को देखिए। 10 वर्ष से 25 वर्ष के बीच सेवा करने वालों को 25 साल से कम की सेवा के अनुपात के आधार पर जो है वो पेंशन दी जाती है और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी यूपीएस सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। हालांकि पिछले कल केंद्र सरकार की ओर से जेपी नड्डा हिमाचल में पहुंचे थे तो जेपी नड्डा ने लगातार जो है जब ये सवाल किया गया ओपीएस को लेकर तो उन्होंने ये कहा कि केंद्र में यूपीएस सिस्टम लागू किया गया है और भविष्य में जो है वो कर्मचारियों के लिए यूपीएस सिस्टम ही जो है वो जारी रहेगा। यानी कि केंद्रीय मंत्री के इन संकेतों के बाद हिमाचल प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं उनमें चिंता का विषय जरूर बना हुआ है कि आखिरकार ओपीएस जो है वो आने वाले समय में उनसे छीन ना जाए। यही वजह है कि यहाँ पर कर्मचारी जो है केंद्रीय मंत्री के जाने के बाद और उनके संकेतों को लेकर जरूर अब गंभीर नजर आ रहे हैं और उन्होंने दो टूक कहा है कि हिमाचल प्रदेश में अगर ओपीएस सिस्टम के साथ छेड़छानी की जाती है तो विरोध प्रदर्शन होगा और बड़े लेवल पर जो है वो प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल ये भविष्य के गर्भ में है कि अब क्योंकि नई सरकार आएगी, नई सरकार जो है वो ओपीएस सिस्टम को जारी रखेगी, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, ये देखना फिलहाल आने वाला समय तय करेगा। हम अगली खबर का रुख करते हैं। प्रदेश सरकार ने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत कार्यरत सिलाई अध्यापिकाओं और पंचायत चौकीदारों की दिहाड़ी में वृद्धि करने का फैसला लिया है। विभाग के निदेशक ने सभी खंड विकास अधिकारियों को आदेश जारी कर संशोधित दरों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा है और ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल से प्रभावी होगी और कर्मचारियों को इसका लाभ एरियर सहित मिलेगा। नए आदेश के अनुसार सिलाई अध्यापिकाओं को अब 508 रुपए प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा जो कि पहले 480 रुपए मिलते थे। वहीं पंचायत चौकीदारों को अब 450 रुपए प्रतिदिन की दर से मानदेय दिया जाएगा और इन्हें पहले 425 रुपए मिलते थे। इससे 1600 सिलाई अध्यापिकाओं और 2100 पंचायत चौकीदारों को लाभ दिया जाएगा। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संशोधित दरों के आधार पर मासिक पारिश्रमिक का भुगतान समयबद्ध किया जाए और इन्हें दैनिक वेतन भोगी बने 12 साल से अधिक का समय हो चुका है। जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत इन कर्मचारियों के लिए भी विशेष प्रावधान लागू रखने के आदेश दिए गए हैं और इन कर्मचारियों को संशोधित दैनिक दरों में 25% अतिरिक्त वृद्धि का लाभ मिलेगा। इससे लाहौल स्पीति, किन्नौर और अन्य अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को अधिक लाभ दिया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सरकार ने जिला परिषद कैडर के नियमित कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 23 सितंबर 2022 से 6 मार्च 2024 तक के संशोधित वेतनमान का लंबित एरियर जारी करने का फैसला लिया है और इस फैसले से प्रदेश भर के हजारों जिला परिषद कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा ने सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और अतिरिक्त उपायुक्तों को इस बारे में पत्र भेजा है। जिला परिषद के कई कर्मचारियों को वर्ष 2022 में संशोधित वेतनमान का लंबित एरियर मिल गया था। 20% कर्मचारी ऐसे थे जो इस लाभ से वंचित थे, अब उन्हें भी राहत दी गई है। कर्मचारियों के वेतन पुनर्निर्धारण का मामला सरकार के विचाराधीन था। सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार कर ये फैसला लिया है। सरकार ने 23 सितंबर 2022 को संशोधित वेतन संरचना लागू की थी और 7 मार्च 2024 को वेतन निर्धारण की अनुमति मिली थी। उस समय वास्तविक वित्तीय लाभ जारी नहीं हुए थे। अब सरकार ने 23 सितंबर 2022 से 6 मार्च 2024 तक का लाभ भी देने का फैसला लिया है। अगली खबर की बात करें तो शिमला के रिज मैदान पर 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस आयुष विभाग के सहयोग से रिज मैदान शिमला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने छात्रों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, पुलिस कर्मचारियों और समाज के सभी वर्गों से इस सामूहिक योग कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया है।
अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सबसे कठिन और आस्था से जुड़ी किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का इंतजार समाप्त हो गया है। जिला प्रशासन ने वर्ष 2026 की यात्रा का कार्यक्रम जारी कर दिया है और इस बार किन्नर कैलाश यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जुलाई तक चलेगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष प्रतिदिन केवल 375 श्रद्धालुओं को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी और इसके लिए पूर्व पंजीकरण अनिवार्य होगा। श्रद्धालु पोवारी बेस कैंप में पंजीकरण करवा सकेंगे, वहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए पर्यटन विभाग से संपर्क किया जा सकता है। किन्नर कैलाश की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र को भी अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालुओं को मान्यता प्राप्त चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो यात्रा आरंभ होने की तिथि से 15 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और बिना मेडिकल जांच के किसी भी यात्री को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगली खबर की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में हुए गोलीकांड पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। प्रदेश की राजधानी शिमला में कल सरेआम एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि हैरानी इस बात की है कि ये जिस महिला की हत्या हुई उसने बार बार अपनी हत्या होने की आशंका जताते हुए पुलिस प्रशासन से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई थी। बार बार गुहार लगाने के बाद भी महिला की जान नहीं बची। ऐसे हृदय विदारक घटनाएं हिमाचल में पहले कभी सुनी भी नहीं गई थी, लेकिन अब आए दिन हो रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। प्रदेश में कानून का राज होना चाहिए, लेकिन यहाँ अपराधी आए दिन तांडव मचा रहे हैं और पुलिस मूकदर्शक बनकर देख रही है। उन्होंने कहा कि एक महिला द्वारा अपनी हत्या होने की आशंका जताने और बार बार जान बचाने की गुहार लगाने के बाद भी पुलिस द्वारा उसकी रक्षा न कर पाना पुलिस प्रशासन और सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। हत्याकांड में शामिल सभी अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि उसका संदेश दूर तक जाए। दरअसल शिमला के संजौली में सरस्वती पैराडाइज स्कूल की संचालिका मनीषा मित्तल की बीती रात गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। राजधानी में स्कूल गेट के बाहर मीनाक्षी पर 3 गोलियां मारकर हमलावर फरार हो गया, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। राजधानी में इस घटना से कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं और 41 वर्षीय मनीषा हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली थी। मनीषा मित्तल का परिवार लंबे समय से स्कूल की संपत्ति को लेकर विवाद में उलझा हुआ था और इस विवाद को लेकर मनीषा मित्तल ने इस वर्ष शिकायत के माध्यम से अपने ही कुछ स्वजन पर मानसिक प्रताड़ना और परेशान करने के आरोप लगाए थे। स्कूल के कब्जे को लेकर भाई से विवाद था। मनीषा इंटरनेट मीडिया पर भी लगातार सक्रिय रहती थी। उन्होंने कई पोस्ट में 3 लोगों पर उन्हें परेशान करने का दबाव बनाने और उनकी जिंदगी को नर्क बनाने तक के आरोप लगाए थे। परिवार के भीतर चल रहे इस विवाद की चर्चा लंबे समय से होती रही है और एक दिन पहले मनीषा मित्तल ने इंटरनेट मीडिया पर लिखा था कि मैं कोई मामला हार नहीं रही हूं, इसलिए गलत कदम उठाने जैसी बातें करना गलत है। झूठ फैलाने के अलावा लोगों के पास कोई काम नहीं है। जब तक सच्चाई सामने ना आ जाए, किसी को कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए। जिस दिन सच सबके सामने आएगा, तब झूठ फैलाने वालों के पास कहने को कुछ नहीं होगा। उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मनीषा ने अपने भाई और उसके पार्टनर गोविंद से जान का खतरा बताया था। आखिरकार उनकी ये शंका सही साबित हुई और इसमें मनीषा गाली गलौज और परेशान करने की बात कह रही है। यही नहीं, कुछ पेरेंट्स पर भी मनीषा स्कूल के स्वामित्व के इस मामले में शामिल होने की बात कह रही है। मनीषा दावा करती है कि वो अपने माता पिता के जीवित रहते स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट थी। पिता के निधन के बाद वो एक्टिव प्रेसिडेंट बन गई। वीडियो वायरल होने के बाद शिमला पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठ रहे हैं। मनीषा कहती है कि पुलिस को मैंने फोन किया तो पुलिस कहती है कि जब लड़ाई झगड़ा होगा तो हम तब आ जाएंगे। क्या ये तब मेरी मदद करेंगे जब मुझे मार देंगे? ये मनीषा ने कहा है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ अकेली हूँ। मैंने एसपी सर को भी फोन किया। बताया ये भी जा रहा है कि उन पर 3 फायर किए गए हैं, लेकिन उन्हें इनमें से कितनी गोलियां लगी इसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें तो मनीषा की शादी 18 साल पहले रेवाड़ी के डॉक्टर सुभाष के साथ हुई थी। उनकी लगभग 17 साल की एक बेटी है। उनके पति रेवाड़ी के सिविल अस्पताल में कार्यरत है। मनीषा का अपने पति के साथ भी विवाद चल रहा था। रेवाड़ी की फैमिली कोर्ट में केस चल रहा है। पिछले करीब 1 साल से मनीषा अपनी बेटी के साथ गोल्डन विला सोसाइटी स्थित अपने फ्लैट में रह रही थी, जबकि उनके पति सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं।
अब सवाल ये उठता है कि राजधानी शिमला में इस खूनी वारदात के बाद क्या मनीषा को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। फिलहाल इस वक्त मौके पर मौजूद स्कूल के सुरक्षा कर्मी यशपाल ने आंखों देखा हाल जो है वो बयां करते हुए बताया है कि वो पिछले 2 महीनों से स्कूल में तैनात है। घटना वाले दिन स्कूल संचालिका मनीषा मित्तल किसी काम से बाहर गई थी। जब वो 15 मिनट बाद वापस लौटी तो रूम से बाहर निकला ताकि स्कूल का मुख्य गेट खोल सके। यशपाल ने बताया कि जैसे ही मैडम स्कूल के गेट के ठीक पास पहुंची, इस दौरान नीचे के रास्ते से 2 युवक अचानक सामने आ गए। दोनों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उनमें से एक लड़का सीधा मैडम के करीब पहुंचा और सीधे मैडम के सिर पर पिस्तौल तानी और ट्रिगर दबा दिया। यशपाल के मुताबिक पहले फायर के बाद दूसरा लड़का भी आगे बढ़ा और दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ 3 गोलियां दागी। मैडम वहीं खून से लथपथ होकर गिर पड़ी और हमलावर पलक झपकते ही वापस नीचे की तरफ भाग निकले। उसने अंदेशा जताया कि हमलावर नीचे के रास्ते से ही घात लगाकर आए होंगे, क्योंकि अगर वे ऊपर के रास्ते से आते तो सुरक्षाकर्मी को पहले ही दिखाई दे जाते। सुरक्षाकर्मी ने मनीषा के पारिवारिक विवाद, भाई के साथ किसी तरह के तनाव या किसी भी प्रकार के भारी दबाव व धमकी भरे फोन आने की बात से साफ इनकार किया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो शिमला पुलिस के पास है। अब इस मामले में शिमला पुलिस क्या कार्रवाई करी आने वाला समय बताएगा, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि कल 6 बजे शाम 6 बजे जो है वो मनीषा को गोली मारकर हत्या कर दी गई। सरेआम जो है वो शिमला में दिन दिहाड़े ये घटना हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस ये नहीं बता पाई है कि क्या जो शिमला में ये वारदात हुई है, इनके हत्यारों को, मनीषा के हत्यारों को अभी तक पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया है। ये अभी तक जो है वो पुलिस की तरफ से स्पष्ट नहीं किया जाता है। ऐसे में अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर जरूर कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल हम अगली खबर की बात करें तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत योग्य शिक्षकों के लिए कॉलेज शिक्षा विभाग के दरवाजे खुल सकते हैं। सरकार स्कूल शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर गंभीरता से मंथन कर रही है और कॉलेज कैडर में कुछ फीसदी सीटें स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में जुलाई माह में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में अंतिम फैसला लिया जा सकता है, और यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो नेट सेट जैसी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता रखने वाले स्कूल शिक्षकों को कॉलेजों में अध्यापन का अवसर दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अनुभव को भी महत्व दिया जाएगा, और जानकारी के मुताबिक कॉलेज में सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए पीएचडी को भी अनिवार्य शर्त बनाए जाने पर सरकार के लेवल पर विचार चल रहा है। और सरकार का मानना है कि इससे उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित होगा। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत उन शिक्षकों को भी कैरियर उन्नति का अवसर मिलेगा जिन्होंने उच्च शैक्षणिक योग्यताएं हासिल की है। राजकीय अध्यापक संघ लंबे समय से मांग कर रहा है कि नेट सेट और पीएचडी जैसी योग्यताएं रखने वाले स्कूल शिक्षकों के लिए कॉलेज शिक्षा विभाग में निर्धारित प्रतिशत के आधार पर पद आरक्षित किए जाए। संघ का तर्क है कि ऐसे शिक्षक वर्षों का अध्यापन अनुभव रखते हैं और उच्च शिक्षा संस्थानों में उनकी सेवाओं का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। अब प्रदेश भर के हजारों शिक्षकों की निगाहें जुलाई में होने वाली बैठक पर टिकी है, जहां इस प्रस्ताव पर जो है वो अंतिम फैसला लिया जा सकता है। अगली खबर की बात करें तो ईंधन बिक्री से जुड़े नए नियम लागू होने के बाद हिमाचल के करीब 26 पेट्रोल पंपों को अस्थायी तौर पर बंद किए जाने से पेट्रोलियम डीलरों में हलचल मच गई है। निर्धारित सीमा से अधिक डीजल की बिक्री सामने आने के बाद तेल कंपनियों ने संबंधित पेट्रोल पंपों की बिक्री प्रणाली पर रोक लगा दी है। प्रभावित पंप प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित है। अब कंपनियां संबंधित डीलरों से यह स्पष्ट करने को कह रही है कि नए निर्देश लागू होने के बावजूद निर्धारित सीमा से अधिक ईंधन की बिक्री कैसे हुई। जानकारी के अनुसार तेल कंपनियों ने अपने डीलरों को संदेश भेजकर नई व्यवस्था की जानकारी दी थी। निर्देशों में स्पष्ट किया गया था कि रिटेल आउटलेट्स पर थोक स्तर पर ईंधन की बिक्री नहीं की जाएगी और एक वाहन को अधिकतम 200 लीटर डीजल ही उपलब्ध करवाया जा सकेगा। हालांकि कई स्थानों पर नई सूचना लागू होने से पहले पुरानी व्यवस्था के तहत बिक्री जारी रही। पहले लागू सीमा के अनुसार कुछ वाहनों को 300 लीटर तक डीजल दिया जा रहा था, जिससे नए नियमों का उल्लंघन दर्ज हो गया। अब बताया ये जा रहा है कि कंपनियों ने निर्देश जारी करने के बाद ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू की तो कई पेट्रोल पंपों पर 200 लीटर से अधिक डीजल की बिक्री रिकॉर्ड में दिखाई दी। इसके बाद संबंधित आउटलेट्स की ईंधन बिक्री प्रणाली को अस्थायी रूप से लॉक कर दिया गया है। तकनीकी रूप से बिक्री बंद होते ही इन पेट्रोल पंपों और पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति भी रुक गई है। अभी आप देखिए तो पिछले शाम तक जो है वो ये कार्यवाही जारी रही और शनिवार को भी प्रभावित पेट्रोल पंपों पर सामान्य कारोबार शुरू नहीं हो सका। नई व्यवस्था के तहत प्रति वाहन डीजल की अधिकतम सीमा 200 लीटर निर्धारित
की गई है, जबकि पेट्रोल की बिक्री 70 लीटर प्रति वाहन तक सीमित रखी गई है और ये व्यवस्था फिलहाल 90 दिनों के लिए लागू की गई है। इसके बाद सरकार की ओर से स्थिति की समीक्षा कर आगे का फैसला जो है वो लिया जाएगा। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि उन्हें निर्देश डिजिटल माध्यम से प्राप्त हुए थे और संदेश समय पर ना देख पाने के कारण कुछ समय तक पुरानी सीमा के अनुसार ही ईंधन दिया जाता रहा। हालांकि जानकारी मिलते ही नए नियमों का पालन शुरू कर दिया गया था। अगली खबर की बात करते हैं। बिलासपुर के भराड़ी क्षेत्र में एक व्यक्ति पर गलत आय विवरण देकर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने और उसके आधार पर टीजीटी की सरकारी नौकरी हासिल करने का आरोप लगा है। सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच रिपोर्ट के बाद भराड़ी थाना में मामला दर्ज किया गया। मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में इस तरह के प्रमाण पत्रों की सत्यता और उनके दुरुपयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पुलिस उप अधीक्षक घुमारवीर विशाल वर्मा ने कहा कि इस संदर्भ में मामला दर्ज किया गया है। जिस व्यक्ति पर मामला दर्ज हुआ है उसने सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के 15 दिन बाद छोड़ दी थी। उन्होंने बताया कि जिस समय ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाया था उस समय वो अपने पिता से अलग थे। परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज अलग बने हुए थे। व्यक्ति ने बताया कि उन्हें 2 वर्ष पहले टीजीटी की नौकरी मिली थी। नौकरी मिलने के बाद सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की जांच करवाई गई थी। उस समय जांच के दौरान उनके पिता की आय को भी उनके साथ जोड़ दिया गया था। जब पिता की आय उनके साथ जोड़ दी गई तो उन्हें खुद महसूस हुआ कि इस प्रकार तो आय ज्यादा बन रही है, जिस कारण उन्होंने स्वयं ही ज्वाइन करने के लिए 15 दिन बाद नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम यानी कि एचपीटीडीसी ने पर्यटन क्षेत्र में नई पहचान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। निजी होटल चेन की तर्ज पर निगम इस माह के अंत तक प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर प्रिविलेज कार्ड लॉन्च करेगा। इन कार्डों के माध्यम से पर्यटकों को विशेष सुविधाओं के साथ वीआईपी अनुभव प्रदान किया जाएगा। निगम का मानना है कि ये पहल पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ साथ उसकी आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और पिछले 3.5 वर्षों से घाटे से उभरने और संस्थान को आधुनिक स्वरूप देने के प्रयासों के बीच इस योजना को अहम माना जा रहा है। कार्ड धारकों को एक मुश्त शुल्क जमा कर निगम के होटल नेटवर्क में ठहरने और खान-पान संबंधित विशेष सुविधाओं का लाभ मिलेगा। कार्ड की कीमत 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए के बीच में रहने की संभावना है और प्रस्तावित व्यवस्था के तहत प्लैटिनम कार्ड की वैधता 3 वर्ष, गोल्ड कार्ड की 2 वर्ष और सिल्वर कार्ड की 1 वर्ष होगी। इन कार्डों के जरिए पर्यटक हिमाचल प्रदेश में एचपीटीडीसी के 56 होटलों के अलावा हिमाचल भवन, चंडीगढ़ में भी ठहरने की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। पर्यटन निगम देश भर के पर्यटकों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे, खान-पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड के साथ भी अपनी साझेदारी करने जा रहा है, जिससे एचपीटीडीसी में काफी विकास को लेकर संभावनाएं जताई जा रही है। अगली खबर की बात करें तो चंबा के चुराह में कलहेल पुल के नीचे एक युवक का शव मिला है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय हरिविंदर सिंह के रूप में हुई है, जो राख मलोगा कलहेल का निवासी था। लोगों ने शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दे दी। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पर होने के बाद ही हो पाएगा। घटना की जानकारी मिलते ही हरविंदर के परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने युवक की मौत को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात भी बाधित रहा। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है, जिसके बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। अगली खबर की बात करें तो हमीरपुर जिले के गलोड़ क्षेत्र में शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े फर्जी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आरोप है कि शीतल नाम की एक महिला ने 5 महीने के भीतर 3 अलग-अलग युवकों से शादी की और फिर मंदिर जाने या किसी रिश्तेदार की मृत्यु का बहाना बनाकर फरार हो गई। यह घटना हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों को निशाना बनाने वाले गिरोह की सक्रियता की ओर इशारा करती है। जानकारी के अनुसार शीतल नामक महिला पर जनवरी में बिलासपुर जिले के जेंजवी, फरवरी में हमीरपुर के गलोड़ और मई में बिलासपुर के बल्ह सीना क्षेत्र में शादी करने का आरोप है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि शादी के बाद कुछ समय तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर दुल्हन बहाना बनाकर अचानक गायब हो जाती थी। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि इस गिरोह का निशाना पंजाब के बजाय हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के युवक बना रहे थे। आरोप है कि कुछ महिलाएं और बिचौलिए परिवारों से संपर्क साध कर रिश्ते तय करवाते थे और शादी के कुछ समय बाद दुल्हन गायब हो जाती थी। पुलिस को शक है कि अलग-अलग क्षेत्रों में सामने आए मामलों के तार आपस में जुड़ सकते हैं। जेंजवी के परिवार द्वारा बयान दर्ज करवाने के बाद पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुट गई है। डीएसपी बरसल लालमन शर्मा ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और कई लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और हर पहलू को इसमें खंगाला जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस कथित फर्जी शादी रैकेट की परतें
खुलती जा रही है। अगली खबर की बात करें तो मंडी जिले के करसों में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 24 वर्षीय डोलीराज की मृत्यु हो गई। अगली खबर की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार 19 जून तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। ऐसे में जो है वो आप अपना ध्यान जरूर रखें, सुरक्षित रहे, घर पे रहे। अभी के लिए आप दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।